नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत ने डिजिटीकरण में वैश्विक मानदंड स्थापित किया है। भारत ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का आह्वान किया। विश्व बैंक ने आगाह किया, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, निराशाजनक हालात में भारत, उम्मीद की किरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से गुजरात के एकता नगर में। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल 36 पुलिस कर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश। भारत ने मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला कल। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। वाशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजन में वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण शुरू करने के बाद शुरुआत में लोगों में जो आशंकाएं थीं, उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक के उपयोग से सुशासन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। India has actually set benchmarks. There are countries which recognize that this scale of achievement is absolute watertight proof that it is unfailing over the years, over the numbers and the size of the expansion that it is dealing. We actually have set global benchmarks in the way in which digital economy and the services that digital platforms can do for us, and that itself for India is a very big confidence booster. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को विश्वास है कि वो भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर तरह से मजबूत होगी। पिछले 2 वर्ष के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने पर बल दिया। अमेरिका के वाशिंगटन में G20 देशों के विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में सुश्री सीतारामन ने कहा कि विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को सरल, सुगमता से लागू किए जाने और सार्थक राजस्व अर्जित करने योग्य बनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कर चोरी से बचाव के लिए प्रभावी कर रिपोर्टिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान की भी अपील की। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है और संबंधित जोखिमों की रोकथाम सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत बहुपक्षवाद में भरोसा बढ़ाने का पक्षधर है। उसका प्रयास एक दूसरे पर निर्भरता के महत्व को समझने तथा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि G20 के वित्त मंत्रियों ने हमेशा कठिन वैश्विक स्थितियों में एकजुटता दिखाई है और अपने मतभेदों को दरकिनार कर लोगों की समृद्धि के साझा लक्ष्य के लिए काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक मंदी की आशंका के बीच भारत को उम्मीद की किरण बताया है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, भारत को इस निराशाजनक माहौल में आशा की किरण माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर में भी तेजी से विकसित हो रही है।
सुश्री क्रिस्टलिना भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने से पहले उससे उम्मीदों के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों से अलग संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर ढांचागत सुधारों के कारण मजबूत है। विश्व बैंक ने आगाह किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस ने कहा कि विश्व बैंक ने वर्ष 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 3% से घटाकर 1.9% कर दिया है और ये खतरनाक रूप से मंदी के निकट है। उन्होंने गरीबों के लिए लक्षित समर्थन देने का आह्वान किया। श्री माल्पस वाशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक से अलग पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पूंजी प्रवाह में कटौती जैसी सभी समस्याओं से विकासशील देशों में गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। श्री माल्पस ने कहा कि ये समस्याएं विश्व बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ देशों ने पहले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है या ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे इन दरों को और नहीं बढ़ा सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी तथा विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन आज गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र से 3000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और मिशन सौभाग्य का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति चाय बागान क्षेत्रों के लिए 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल और सिलचर के मोइनारबंद में एक इंडियन ऑयल लिमिटेड के रेल फीड पेट्रोलियम स्टोरेज डिपो को भी आधारशिला रखेंगे। गुवाहाटी के पास आज्ञाठुरी में एक आधुनिक कार्गो सह कोचिंग टर्मिनल का भी आधारशिला स्थापन करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति असम के राष्ट्रीय राजमार्ग के कोई खंड का भी उद्घाटन करेंगे और गुवाहाटी से नागालैंड के सोखुबी तक और गुवाहाटी से मेघालय के मेंदीपाथर तक यात्री ट्रेनों का भी झंडी दिखाएंगे। आज दोपहर राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमीनुल हक जोरदार, गुवाहाटी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। परम कामरूप को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ तथा मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य विकास की दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। Medical college and hospital in Dhubri will provide affordable and high quality healthcare services and medical education in the region. I am happy that the National Institute of Virology is setting up its zonal institutes in Dibrugarh, Assam and Jabalpur, Madhya Pradesh for dealing more effectively with any medical emergency or pandemic situation and provide rapid solutions. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के पहले दौरे में आज अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे। वे अहमदाबाद में साबरमती गांधी आश्रम जाएंगे। इसके बाद गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। उपराष्ट्रपति आज गांधीनगर में वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट में ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। वह कानूनी और पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और उद्यमियों को और राज्य न्यायपालिका में हाल ही में नियुक्त न्यायाधीशों को भी सम्मानित करेंगे। उपराष्ट्रपति उच्च और तकनीकी शिक्षा परिसरों में सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में वाईफाई सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों को शिष्यवृत्ति भी वितरित करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आयोजन को कल संबोधित करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत के कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का भी अवसर मिलेगा। इससे नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के हित में समग्र कानून प्रणाली को उन्नत बनाने तथा लोगों को समावेशी और ऊर्जावान नए भारत के लिए सशक्त करने में मदद मिलेगी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत ने डिजिटीकरण में वैश्विक मानदंड स्थापित किया है। भारत ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का आह्वान किया। विश्व बैंक ने आगाह किया, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, निराशाजनक हालात में भारत उम्मीद की किरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से गुजरात के एकता नगर में। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल 36 पुलिसकर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश। भारत ने मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और महिला एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला कल। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश प्रगति की रफ्तार दोगुनी करने वाली डबल इंजन सरकार की ताकत को समझ रहा है। कल चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में डबल इंजन की सरकार की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। इसकी प्राथमिकता लोगों का जीवन सुगम बनाना है। डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस कनेक्शन, नल जल, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत और संपर्क सड़कों के माध्यम से सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों का जनजीवन बदल रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से रसद क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म की मदद से सरकार रसद क्षेत्रों में व्यय लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% से घटाकर 10% से कम करने का प्रयास कर रही है। क्या क्या लाभ लोगों ने लिए हैं, कैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में इससे कई ऐसी चीजें हैं जो 2-2 साल लगती थी जो 1-1, 2-2 दिन में पूरी की गई हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, नए नए सेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए मैं समझता हूं ये भारत के भविष्य को डिफाइन करने वाला एक अनोखा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो देश के भविष्य को आधुनिक समृद्ध बनाएगा, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे एसोसिएटेड सेक्टर्स में गति तो देगा ही, पर इस देश को शक्ति देने का काम है।
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि भारत को हाथी दांत के व्यापार से प्रतिबंध हटाने के संबंध में नामीबिया से कोई लिखित संदेश नहीं मिला है। मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यों पर नहीं बल्कि अटकलों पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण और स्थायी जैव विविधता उपयोग समझौता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और नामीबिया दोनों आपसी सम्मान और संप्रभुता के सिद्धांतों के आधार पर सतत जैव विविधता उपयोग पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत के पास 50 वर्ष के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है और वर्तमान में 80 लाख टन स्टॉक उपलब्ध है। कल केंद्रीय कोयला मंत्रालय की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि कोयले के परिवहन के लिए अब रेल समुद्री मार्ग को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि परिवहन में लगने वाला समय कम हो। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी गई है। इनके खिलाफ निर्धारित मानदंडों के अनुरूप काम नहीं करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप हैं। ये कर्मचारी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए और विभागीय जांच में दंडित किए गए। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने की नीति के अंतर्गत हाल में विभागीय कार्रवाई के बाद कई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। अनेक कर्मियों की सेवाएं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में समाप्त कर दी गई हैं। आकाशवाणी आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की दूसरी कड़ी का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज शाम 7:25 से 7:40 तक सुना जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य विषय है द पावर ऑफ वन वोट, एक वोट की ताकत। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर 52 कड़ियों के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। 15 मिनट के साप्ताहिक कार्यक्रम को विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व के बारे में। वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है और दुनिया की भारत से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। उपनिवेशवाद के कारण भारत की गिनती गरीब देशों में होने लगी थी, लेकिन आज ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने हमेशा संघर्ष पर सहयोग, प्रतिस्पर्धा पर सह अस्तित्व, हासिल करने से अधिक साझा करने, आधिपत्य पर बहुलता और किसी एक पक्ष के विकास के बजाय साझा समृद्धि को प्राथमिकता दी है। भारत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखता है। सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर रहा है। विश्व के सभी मंचों पर भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, उन्होंने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत की है, बल्कि विश्व के नेताओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। विश्व के समक्ष कोविड महामारी जैसी अभूतपूर्व चुनौती के दौरान भारत ने कई मुद्दों को तत्परता से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने 100 से अधिक देशों की सहायता की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सबके बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई, भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। 24 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने विकास लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, साथ ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भागीदार बना रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1. We are resolved to make India a developed country in the next 25 years for the world that creates more capacities for global good. 2. We will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3. Our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4. We will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities. This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. संयुक्त राष्ट्र ने विचारशील नेतृत्व और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए भारत की सराहना की है। पिछले 75 वर्षों में भारत की विकास यात्रा अन्य विकासशील देशों के समक्ष कई आदर्श प्रस्तुत करती है। डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन या फिर 2 अरब से अधिक टीकाकरण जैसी चुनौतियों का समाधान भारत ने प्रस्तुत किया है और इन समाधानों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार है। यूक्रेन, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, यमन और श्रीलंका जैसे सभी भागीदार मित्र देशों को भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच सिलहट में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने थाईलैंड को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से पराजित किया। मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर जूनियर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
कल चैंपियनशिप के पहले दिन कांस्य पदक मैच में ईशा सिंह, नाम्या कपूर और विभूति भाटिया की भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन ने जीता, जबकि दक्षिण कोरिया को रजत पदक मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रीय खेलों की शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों का आयोजन प्लास्टिक कचरा कम करने, प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने और स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 6ठी सीनियर एशियाई पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपराज्यपाल श्री सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खेलों के विकास से जुड़ी कई योजनाएं लागू की हैं। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू और श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, ईटानगर, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक, अगरतला और इम्फाल में बादल घिरे रहेंगे। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, हिजाब प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले को अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को 3 परियोजनाओं की सौगात देने को पहली खबर बनाते हुए श्री मोदी के हवाले से लिखा है, डबल इंजन सरकार ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। जनसत्ता ने श्री मोदी के इस वक्तव्य को दिया है कि पिछली सरकारों ने 20वीं सदी की सुविधाएं भी नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के डिजिटलीकरण के प्रयास की तारीफ को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आईएमएफ ने कहा, कठिन आर्थिक हालात के अंधेरे में चमकता सितारा है भारत। अमर उजाला ने आईएमएफ के इस बयान को दिया है कि चमत्कारी हैं भारत की योजनाएं, इनसे सीखे दुनिया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी। राज्य सरकार का यह फैसला लोकसत्ता में है। पत्र लिखता है, इस नीति से प्रदेश में रोजगार के लगभग 10 लाख अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान पत्रिका ने पृथ्वी का हेल्थ चेकअप शीर्षक से लिखा है कि 50 साल में दुनिया से गायब हुए 69% वन्यजीव। पत्र ने विश्व वन्यजीव कोष की चिंताजनक तस्वीर को प्रमुखता से देते हुए सरकारों, कंपनियों और लोगों से जैव विविधता की क्षति रोकने की अपील की है। जनसत्ता ने वनों की कटाई और जलवायु संकट को इसका बड़ा कारण बताया है। दिल्ली में पटाखों पर रोक की याचिका पर कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, राष्ट्रीय सहारा में प्रमुखता से है। पत्र लिखता है, अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। दिल्ली के आसपास पराली के धुएं से हवा होगी खराब, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत ने डिजिटीकरण में वैश्विक मानदंड स्थापित किया है। भारत ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का आह्वान किया। विश्व बैंक ने आगाह किया, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, निराशाजनक हालात में भारत उम्मीद की किरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से गुजरात के एकता नगर में। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल 36 पुलिसकर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश। भारत ने मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।